गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, ये 9th क्लास का क्षितिज चैप्टर 2 का राहुल सांकृत्यायन हिंदी में। तो इसमें पहला प्रश्न आ जाता है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहां के लोग शाम होते ही छंड पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां पुलिस का प्रबंध नहीं था। लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? कौन? लेखक। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। पहला कारण, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा, वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले, जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। पांचवा, समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। छठे, तेज धूप में चलना पड़ा था। सातवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। पहला, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जात पात आदि कुप्रथाएं नहीं थी। दूसरा, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तीसरे, उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। चौथे, उस समय तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। सातवां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर है क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना के आधार पर कहते हैं कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर पहला है कि सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति हैं। दूसरा, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तीसरा, सुमति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता है। चौथे, सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। पांचवें, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। छठा, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। नौवां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। उत्तर, सामान्यतया लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुटिष्ठ विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। 10वां क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है कि तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं, जहां मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिंगी एक विशाल मैदानी भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। 11वां प्रश्न, कि आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। उत्तर, ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25-30 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक वह घर आकर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे, रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतरकर देखा, पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। हमें वहीं खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जा सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं रुकना चाहता था। शाम होने जा रही थी।
हम लोगों का भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और हम लोग रात में 12:30 बजे देहरादून पहुंच गए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या कहीं घूमने की योजना बनाते हैं तो वह समस्याओं से भरा दिन बरबस याद आ जाता है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ और विधाएं हैं। पाठ, दो बैलों की कथा, विधा कहानी, ल्हासा की ओर, यात्रा वृत्तांत, उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध। इसके बाद सांवले सपनों की याद, रेखा चित्र, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर, रिपोर्टाज, प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग्य, मेरे बचपन के दिन, संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना, निबंध। प्रस्तुत विधा अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्त का चित्रण है। भाषा अध्ययन किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पांव फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दी गए वाक्य को अलग अलग तरीके में लिखिए। जान नहीं पड़ता हाँ कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। उत्तर में यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता है पीछे जा रहा है। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द, उत्तर है इसका। कौन कौन से शब्द हैं बेटे? खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुक्पा, गांव गिराव, भरिया, गंडा, कंजूर, चोड़ी। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। उत्तर: मुख्य, व्यापारिक, बहुत, भद्र, चीनी, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल, ठंडा, गर्मागर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, तेज, कड़ी, छोटे बड़े, मोटे। यहाँ बेटे आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद करें और अगले टेस्ट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार रहें और क्लास बेटे रेगुलर लेते रहें।